सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस। अब बेटे देखिए, कहता है जो बेंजीन है ना, वो अल्कीन की तरह डबल बॉन्ड्स रखती हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड आती है ना, कार्बन टू कार्बन। इसी तरह बेंजीन में भी हमने पढ़ा कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो कि अल्टरनेटिवली आ रहे होते हैं 3 सिंगल बॉन्ड के साथ। लेकिन हाउएवर इट इज़ मच मोर स्टेबल देन अल्कीन, यानी जो बेंजीन है वो कई ज़्यादा स्टेबल है अल्कीन्स से। अब बेटे हमने दोनों को कैसे कंपेयर करना है, यानी बेंजीन और अल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है। हमने जो है ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखनी है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन और साइक्लिक अल्कीन्स, इन दोनों की जो हीट है जो एमिट होती है, मतलब जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना, इन दोनों में हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो रिएक्शन में हीट एमिट होती है, निकलती है। हम उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे बेंजीन का और साइक्लिक अल्कीन का। अब साइक्लिक अल्कीन ये होगा कि एक साइकिल बना होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, लेकिन उसका कंपैरिजन करना है बेंजीन के साथ। अब बेटे अपनी बात को गौर से सुनना है। अगर मैं इस तरह की एक 6 कार्बन या 6 कोने वाली रिंग बना लेता हूँ ना इस तरह से, और उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगाता हूँ, यानी सारी सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यानी ये एक अल्कीन है क्योंकि लास्ट में ईन आ रहा है ना, तो ये एक अल्कीन है। साइक्लो मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्स मतलब इसमें 6 कार्बन है, 6 कोने हैं। और बेटे अगर मैं इससे बढ़कर एक 6 कोने वाली रिंग बनाता हूँ इस तरह से करके, और उसमें 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ अल्टरनेटिवली, यानी एक डबल बॉन्ड ये छोड़ के एक डबल बॉन्ड इधर। अब जाहिर है यहाँ पर जो है ना 2 डबल बॉन्ड आया ना, तो एक कार्बन 1 पे होगा, दूसरा कार्बन 3 पे, यानी जो कार्बन की नंबरिंग है ना वो यहीं से शुरू होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड। कार्बन 1 इसको बोला, कार्बन 2 इसको, तो कार्बन 3 इसको। तो कार्बन 1 से एक डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और 3 से, तो हम इसको बोलेंगे 1 3। ठीक है, उसके बाद ये कंपाउंड अगेन एक साइक्लिक है तो साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन है टोटल तो हेक्सा। ठीक है, और डायईन। देखें, डाई मतलब 2 क्योंकि डबल बॉन्ड्स 2 आ रही हैं, और ईन यानी अल्कीन क्लास है। तो हमारे पास ये भी एक अल्कीन है, ये ऐसी अल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड आ रही है, और ये ऐसी अल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रही है। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। मान लेते हैं ये भी एक मैं साइक्लिक कंपाउंड बनाता हूँ और 3 डबल बॉन्ड लगाता हूँ, एक डबल बॉन्ड ये, दूसरी डबल बॉन्ड ये, और तीसरी ये अल्टरनेटिव। अब नंबरिंग करेंगे ना तो क्या बनेगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ पर मिल रही है, कार्बन 1 से शुरू हो रही है, 3 से इधर को डबल बॉन्ड शुरू हो रही है, और 5 से ऊपर को डबल बॉन्ड शुरू हो रही है। तो 1 3 और 5। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास डबल बॉन्ड इस बार है 1 पे, 3 पे, 5 पे। अगेन बेटे ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सा, और ट्राइन समझे क्यों, ट्राई मतलब 3, चूँकि 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ट्राई ईन आना, यहाँ पे ई आएगा, और ईन यानी अल्कीन है। अब नो डाउट हमने यही कंपाउंड को बेंजीन बोला है पीछे कैक्यूल के स्ट्रक्चर में, या कैक्यूल ने इसको बेंजीन बोला है, और अभी मैं इसको ईन यानी क्या बोल रहा हूँ, अल्कीन बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा होता है कि उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो कंपाउंड है ना ये सिंपली बेंजीन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना ये बताया गया है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये फ़िक्स हैं, जैसा कि नंबर बता दिए गए 1 3 5। तो इस वजह से ना ये कंपाउंड को अभी हम समझेंगे अल्कीन ही। कौन सा अल्कीन, जिसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, यानी ट्राईन वाला। ठीक है, और बेंजीन अभी हम इसको नहीं कहेंगे, अभी हम यही कहेंगे कि बेंजीन एक अलग कंपाउंड है। तो बहरहाल हमने इन तीनों की, इसकी हाइड्रोजनेशन करवानी, इसकी और बेंजीन की, चारों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करेंगे। ओके बेटे, तो अगर मेरे पास ये एक अल्कीन है ना,
कौन सा वाला, साइक्लोहेक्सीन। तो मैंने इसकी क्या करवानी, हाइड्रोजनेशन। तो मैं यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ। तो क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन ऐड होगी तो उस वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये तब्दील हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यानी ये कंपाउंड ऐसे आ जाएगा जिसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हो चुके हैं। अब इस कंपाउंड का नाम क्या था, साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। लेकिन चूंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो बेटे वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो अगर मैं इस एक की बजाय यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लिए होते ऐसे, ठीक है, यानी कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लो 1,3 साइक्लो हेक्साडाइईन लिया होता, तो जस्ट क्या होना था, हाइड्रोजन 2 ऐड होने थे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। अभी भी ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे जब हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, तो कंपाउंड अगेन यही बनेगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड टूट गए तो पीछे तो यही बनेगा। या इसकी बजाय अगर मैंने एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया होता, यानी 1,3,5 साइक्लोहेक्साडाई की बजाय ट्राईइन लिया होता, ये वाला कंपाउंड, तो मुझे जस्ट हाइड्रोजन 2 की बजाय 3 ऐड करने पड़ते ना। अब 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो तीनों डबल बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएंगे, तो कंपाउंड स्टिल यही रहेगा, साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा, राइट। तो बहरहाल इवन कि अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन में भी अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, हमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे अगेन 3, तो उससे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, क्योंकि इतना तो कन्फर्म है ना कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर इस जैसी है, इसमें अभी कुछ चेंजिंग्स है, ठीक है। तो हम इस तरह से बेंजीन ही लिखेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे यानी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो कंपाउंड या प्रोडक्ट इधर भी क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। बहरहाल अब हम कंपेयर करते हैं इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी ये जो मैं हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूँ ना, हाइड्रोजनेशन मतलब मैं इनमें हाइड्रोजन ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन इनकी हो रही है। अब हम इनमें देखते हैं कि हर रिएक्शन में हीट निकलती है, उसको कंपेयर करेंगे और हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ओके बेटा जी, तो हमने ये ग्राफ बनाया है जिसमें हम स्टेबिलिटी चेक करने लगे हैं। देखें, ये पता है ना आपको, ये वाई एक्सिस होता है और ये नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस के ऊपर आपने एनर्जी ली है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओरिजिन से ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, तो एनर्जी ऊपर की तरफ क्या इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जबकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस हमारी बेस लाइन है जिस पे आपने लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, यानी ऊपर आपको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिलेंगे, ये सारे आप उनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो फाइनली नीचे आ जाएंगे साइक्लोहेक्सेन की तरफ। कैसे, एनर्जी को लूज़ करके, ठीक है, क्योंकि ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये रिलीज़ होती है एनर्जी, सही है। सबसे पहले हमने लिया साइक्लोहेक्सीन। अब मैं ये साइक्लोहेक्सीन का कंपाउंड है जिसमें हमें ज़ाहिर है एक डबल बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर। तो मैंने जब इसको हाइड्रोजनेट करवाया, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, तो बेटे इसकी एनर्जी इतनी रिलीज़ हुई और वो एनर्जी है 120 किलो जाउल पर मोल, यानी उसको 120 की लाइन यहाँ पर बनती थी एनर्जी के इस एक्सिस के सामने। तो बहरहाल जब मैंने साइक्लोहेक्सीन को करवाया तो 120 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है जब मैंने उसको हाइड्रोजनेट करवाया। अब मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ और मैं जाता हूँ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की तरफ, जिसमें ज़ाहिर है 1 और 2 डबल बॉन्ड है। जब मैंने इसको बेटे हाइड्रोजनेट करवाया तो मुझे कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, मुझे 120 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मिलनी चाहिए डबल एनर्जी, 240 एनर्जी, 120 का डबल 240। क्यों? क्योंकि पहले एक बॉन्ड था डबल, अब 2 बॉन्ड हो गए हैं, तो जाहिर है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर डबल एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। ये जस्ट हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं इसी तरह से हाइपोथेटिकल लेता हूँ, यानी जस्ट एक सोच है जिसमें मैंने 3 लिए हैं क्या, डबल बॉन्ड,
तो बेटे ये होता है साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन 135 ना। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा चूँकि इसमें 3 डबल बॉन्ड आ गए तो 360 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि 120 का ज़ाहिर है ट्रिपल है। 120 एनर्जी तब रिलीज़ हो रही है ना किलो जूल पर मोल जब एक डबल बॉन्ड था। तो मैं फिर इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं ये समझ रहा था या ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर डबल बॉन्ड ऐसे हो जाए तो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए 240, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए 360। थ्योरेटिकली ये सारी बात थी। तो बेटे अब हम बेंजीन पे आते हैं। देखिए बेंजीन को बनाना तो फ़िलहाल ऐसे ही है क्योंकि कैक्यूल की स्ट्रक्चर अभी तक हमें पता है ना, और तो कोई मॉडल नहीं पता, तो बेंजीन को ही बनाना ऐसे है। लेकिन अगर बेंजीन देखा जाए तो ये सिंपल साइक्लोहेक्साट्राइन जैसे ना, तो इसको थ्योरेटिकली 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए जब ये हाइड्रोजनेशन करे, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बेटे बेंजीन जो है ना वो 208 यानी 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब कि बेंजीन सिंपली साइक्लोहेक्साट्राइन है ही नहीं, बेंजीन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप यूँ समझे जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है ना किसी कंपाउंड के पास, उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होता है। तो इमेजिन करें अगर बेंजीन यही साइक्लोहेक्साट्राइन जितनी 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो बेंजीन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता। अब वो कितनी एनर्जी दे रहा है, वो उससे बहुत डाउन नीचे आते आते जस्ट 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। तो बेटे अब हम ये देखते हैं कि जो हाइपोथेटिकल केस है ना साइक्लोहेक्साट्राइन का, उसकी एनर्जी है 360 किलो जूल पर मोल, और जो बेंजीन दे रहा है वो 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहा है। तो अब बेटे अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस देखें, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू 360 माइनस एक्चुअल वैल्यू 208, ठीक है, तो ये बनती है 152 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यानी इतना एनर्जी का डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। लेकिन हमारी बुक जो है वो 158.5 किलो जूल पर मोल लिखती हैं, जो कि 152 नहीं है, गलत है, ठीक है। पर मोल हाउएवर लोअर देन एक्सपेक्टेड, यानी इतनी एनर्जी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम है, लोअर है एक्चुअल के साथ। तो एनर्जी लो है, इसका मतलब इट शोज़ दैट बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, यानी इस डिफरेंस ने आपको ये आइडिया देना है कि बेंजीन इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखती है। अब बेटे समझना है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये क्यों है। कहता है दिस स्टेबिलिटी इज़ एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन द डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है वहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है, और उसके बाद जो है ना वो पाई बॉन्ड होती है, डबल वाली, दूसरी वाली। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उस बॉन्ड के अंदर बेटे वो डीलोकलाइज होते हैं। ये बात पहले भी बताई मैंने कि वो डबल बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहती, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अपनी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, यानी वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल द बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग, यानी पूरी रिंग के अंदर ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहते हैं डीलोकलाइज, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। थ्रू द पाई ऑर्बिटल ओवरलैप ऑल ऑन ऑल 6 कार्बन एटम्स, क्योंकि जो 6 के 6 कार्बन एटम है ना वो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। बहरहाल रीज़न यही है कि तमाम पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहते हैं और इस वजह से बेंजीन ज़्यादा स्टेबिलिटी रखती है। और नीचे वो बात आ गई कि जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है ना वो 152 किलो जूल पर मोल लोअर है देन थ्योरेटिकल वैल्यू। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये शायद प्रिंटिंग इशू है, तो असल वैल्यू इतनी कम है। बेटे दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी, जो कि हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं बेंजीन की। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट हो सकता है कि रेजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। गौर से सुने, डीलोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन द हाइपोथेटिकल एनर्जी वैल्यू एंड रियल एनर्जी वैल्यू। यानी ये जो मैंने किया है
हाइपोथेटिकल वैल्यू 360 है और जो रियल वैल्यू है वो 208 है। जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो आंसर क्या आया, 152 किलो जाउल पर मोल। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो कहता है जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना बेंजीन की, वो 152 किलो जाउल पर मोल बेटे लोअर है देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्चुअली कम है 152 किलो जाउल पर मोल। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है हम इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन। ओके, अब मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो हम नीचे वाले टॉपिक यानी इसमें स्टडी करेंगे।